नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की कहानी स्वाभिमानी माँ। रीमा जी सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में खाना लेने गई तो उनकी बहू निशा ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए? तो वह हैरानी से कहने लगी, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली। तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। रीमा जी ने कहा तो निशा बोली, लेकिन माँ जी, आज तो 1 तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना आज वहीं होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बातें सुन रीमा जी हैरान रह गई। हैरानी से क्या देख रही है मम्मी जी, आपका हमारे घर में रहने का समय ख़त्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर रीमा जी ने कहा, बड़ी बहू का फ़ोन आया था यह बताने के लिए कि उसे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। यह सुनकर निशा आग बबूला हो गई और बोली, माँ जी, आपने दोनों बेटे और बहुओं ने मिलकर यह फैसला किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और महीने की 1 तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो उन्हें मायके जाना। मुझे सब मालूम है, ये सब उनकी चाल है ताकि आपसे छुटकारा पा सके। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन ज़्यादा रहोगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ पर वापस आओगी। आपको 2 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर रीमा जी की आंखें आंसुओं से सरोवर हो गई और चुप करके अपने कमरे में वापस लौट आई और अपने पति श्यामलाल जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। आपने सुना क्या? क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। 1 दिन ज़्यादा भी मुझे अपने पास रखना। इन लोगों को बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सुन लेने से पहले मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? रीमा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी, अब इनसे खाना मांगने वाली भी नहीं हूँ। अगर अब मुझे खुद से नाश्ता देंगी तो मैं खा लूँगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊँगी, और मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। इतना लाचार तो रीमा जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया जितना आज महसूस कर रही थी। अपने बेटों और बहुओं के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना तो भिजवा दिया, लेकिन उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। बैठे बैठे रीमा जी पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी कि बेटे के जन्म के 2 वर्षों बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे मुझे। कभी कहते थे कि तू तो अच्छी किस्मत लिखवा कर आई है भगवान से। दोनों बेटे बुढ़ापे में खूब सेवा करेंगे, आराम से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। लेकिन अब क्या करें, मेरी तो जिंदगी ही नर्क बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे बेटे हर बात मानते थे, और मजाल है कि दोनों गलत बोल दें। आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटों और बहुओं ने मुझसे पूछे बिना अपनी ही मर्जी से मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं, बात तक नहीं की आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत से रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ, भिखारियों जैसी हालत कर दी इन लोगों ने मेरी। अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारती रीमा जी की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। श्यामलाल जी और रीमा जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। श्यामलाल जी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई उनके शहर के बड़े निजी स्कूलों में करवाई थी। बच्चों की फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे सारे खर्चे पूरे करने में उनकी पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए रीमा जी घर का काम करने के बाद कपड़े सिलाई और बुनाई का काम करती थी, जिससे उसकी कुछ आय हो जाती थी। लेकिन जब
दोनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने रीमा जी को यह काम करने से मना कर दिया। रीमा जी ने भी बिना कुछ विरोध किए उनकी बात मान ली थी। श्यामलाल जी और रीमा जी ने बहुत मेहनत करके 3 मंजिल का यह बड़ा सा मकान बनाया था। उसके बाद जब बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे, बड़े चाव से श्यामलाल जी ने अपने दोनों बेटों महेश और सुरेश की शादियां की थी। जब तक श्यामलाल जी थे, बच्चे उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन अचानक श्यामलाल जी को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद तो जैसे घर की कायापलट ही हो गई। दोनों बेटों, जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने झगड़ने लगे। श्यामलाल जी और रीमा जी ने जो मकान बनवाया था, वह मकान 2 टुकड़ों में बंट चुका था और 2 अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। दोनों भाई अलग अलग मंजिल पर रहने लगे थे। घर अलग होने के साथ ही मालती जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनके इस मकान की अलग अलग मंजिल अलग अलग बेटों के घर बन गई। तीसरी मंजिल को किराए पर दे दिया गया। किराए की आमदनी और माँ की पेंशन दोनों भाइयों में बराबर बांट दी गई। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका। दोनों बेटों ने धीरे से पूछे बिना ही उनका भी बंटवारा कर दिया। एक एक महीना रीमा जी को रखने की बारी लगी और उन्हें यह फरमान सुना दिया गया, जिसके साथ माँ रहेगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने की उसी को मिलेगी। अब तो यह आलम था कि एक भी दिन ऊपर हो जाए तो रीमा जी की बहू उन्हें दूसरे दिन रखने को भी तैयार न थी। आज रीमा जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आती है, वह सारी की सारी दोनों बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ। उसके बावजूद भी भिखारियों की तरह लोगों से खाना मांग रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर दोनों बेटों को पाल लेते हैं, मगर दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते। अब रीमा जी बड़े बेटे और बहू के घर में आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब रीमा जी टहलने के लिए पार्क में गई, तो वहाँ उनका महिला मंडल वाला ग्रुप अयोध्या जाने का प्रोग्राम बना रहा था। रीमा, तुम भी चलो ना हमारे साथ, सुमन जी ने कहा। उनकी बात सुनकर रीमा जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी। वो सोचने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने अयोध्या जाने की इच्छा जाहिर की थी, तो बहुत भीड़ है ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी यात्रा को टाल दिया था। मन महसूस कर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था, तो रीमा जी खुद को रोक न पाए और अपनी सहेली सुमन से कहने लगी, बहुत दिनों से मेरा भी बहुत मन था कि मैं अयोध्या जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे महेश से बात करके फिर बताऊंगी। लेकिन घर पर आकर अपने बेटे से बात की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटे ने कहा, माँ, कितना फिजूल खर्च करती हैं आप, कितना वाहियात आइडिया है आपका। आपके दोस्तों को इस उम्र में घर पर रहना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब। रीमा जी समझ नहीं पा रही थी कि उनका बेटा इस तरह का जवाब देगा। सोचने लगी कि महेश जब छोटा होता था, कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। लेकिन आज उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो बिना मतलब के बहाने बना रहा था महेश। रीमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब रीमा जी मंदिर में गई, तो उनकी सहेली सुमन भी मंदिर आई हुई थी। इसी को देखकर बोली, अरे रीमा, तू चल रही है ना हम सबके साथ अयोध्या की यात्रा पर। इस पर रीमा जी थोड़ा सकपका गई और अपनी उदासी को छुपाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे नहीं सुमन, इस बार कुछ ज़रूरी काम आ गया है और फिर बेटे बहू का भी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी।
अगली बार पक्का चलूँगी। अरे रीमा, तेरा तो हर बात का कोई ना कोई बहाना बना रहता है। कभी बेटी बहू को कहीं जाना है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हमारे साथ घूमना तुझे पसंद नहीं है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर रीमा जी उदास हो गई और अपनी मजबूरी कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरी भी इच्छा है। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या इस जन्म में मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो पाएगी या नहीं। सुमन, तुम बड़ी खुशनसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दे देता है। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज़ के लिए पैसे मांगूं तो उल्टा मुझे दो बातें सुनाकर चले जाते हैं। अब तो अपने बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। रीमा, बेटी बहू के मामले में मेरा नसीब भी तुम्हारी तरह ही है। पहले मुझे भी छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ, मैं अपने बेटों पर निर्भर क्यों रहूँ। ख्वाहिशों के लिए उनसे भी क्यों मांगूं। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर रीमा जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करती हो। इस पर सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरा वरदान साबित हुआ है। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी ही बुजुर्ग औरतें अपने यूट्यूब चैनल चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने पोते की मदद से एक यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते सुमन ने कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। सुमन की बातें सुनकर रीमा जी हैरान रह गई। आने के बाद सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ, जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। लेकिन मैं जानती हूँ इस काम में ना तो मेरा बेटा मेरे साथ देंगे और ना ही बहू, और बड़ी बहू तो मेरे पोते पोती को मेरे पास तक नहीं फटकने देती। फिर कुछ देर सोचकर उनके मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय अपनी सहेली सुमन को फ़ोन लगाया और थोड़ी ही देर में उससे मिलने चली गई और उसको बताया कि पहले मैं सिलाई और बुनाई का काम किया करती थी, जिससे कुछ पैसे कमा लेती थी। लेकिन दोनों बेटों ने मना करने पर मैंने वो काम छोड़ दिया। तुम्हें देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ। स्वेटर के नए नए डिज़ाइन बनाना और क्रोशिया चलाना सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी। पीछे की बातें सुनकर सुमन मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह काम तो तुम आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से ही शुरू कर सकती हो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण मौजूद हैं। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कार्यों में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस फिर क्या था। रीमा जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुँच गई। थोड़ी देर में ही सुमन ने यूट्यूब चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरा के सामने आने में उन्हें कुछ झिझक हो रही थी। खैर, जैसे तैसे वीडियो बना और यूट्यूब पर डाला गया, लेकिन उनका दिल टूट गया। वीडियो पर बस 10-15 लोगों ने ही देखा। अब हर रोज़ सुबह रीमा जी सुमन के पास आती, वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे हिम्मत हार कर घर बैठ गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसके करीब एक हफ्ते बाद सुमन का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर जो बात सुनी, रीमा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुमन ने उन्हें बताया कि रीमा जी, एक वीडियो आपकी वायरल हो चुकी है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं।
आज रीमा जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और फिर उन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अपना शौक पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। 4 महीने के भीतर ही उनके पास उनकी पहली आय आ गई। रीमा जी फोटो वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद करने लगी। पहले पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक बढ़िया सा मोबाइल और कुछ ज़रूरी उपकरण खरीदे। सामान लेकर अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू रिया हैरानी भरी नज़रों से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन रीमा जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उनकी बहू को सारा माजरा समझ में आया, वह जोर की आवाज़ से चिल्लाने लगी, अच्छा, तो रोज़ सुबह शाम ये गुल खिलाने जाती हैं आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा। उसकी बातें सुनकर रीमा जी को गुस्सा तो आया, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू किटी पार्टी में गई तो उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, अरे निशा, तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। यह सुनकर निशा कुछ हैरान सी रह गई, लेकिन जब उन्होंने रीमा जी की वीडियो उसे दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भरना शुरू कर दिया। रीमा जी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निपटाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे और बहू उनकी क्लास लेने की वो तैयार खड़े थे और उन्होंने देखते ही उन पर बरस पड़े। ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या हमने कोई कमी छोड़ दी थी? क्या तुम्हारी बहुएं तुम्हें खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तो तुम्हें घर बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए और अब तुम ये गुल खिला रही हो। अपने छोटे बेटे की बातें सुनकर रीमा जी कहने लगी कि बेटा, यह सब काम मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ। तुम तो जानते हो कि बुनना मेरा शौक था और मुझे अपने शौक को पहचान देने का मौका मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? रीमा जी की ये बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब आप ये क्या तमाशा कर रही हैं। पूरे मोहल्ले में आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। बड़ी बहू की यह बात कहने की देर थी कि रीमा जी के बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया, मगर यह सब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर रहो। हमारे घर में रहते हुए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीमा जी काफ़ी देर से अपने बेटों और बहुओं की बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर कि दोनों बहुओं की आपस में कभी बनती ही नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन उनकी बातें सुन सुनकर रीमा जी की सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। वो पूरी ऊंची आवाज़ में बोली, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया कि आगे चलकर मेरी इतनी बड़ी दुर्गति होगी। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुमने तो अपनी माँ को माँ ना समझकर फुटबॉल समझना शुरू कर दिया, जिसे हर महीने की 1 तारीख को किक मारकर अपने घर से निकाल दिया जाता है। रोटी भी इस प्रकार दी जाती है जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए रीमा जी बोली, तुम्हें क्या कमी रखी है मैंने? जिसके पास मैं रहती हूँ वहाँ पर सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे पैसे क्या मांगे? तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें ही मुझे सुना डाली। बेटा, यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं हैं तुम्हारा ये रूप देखने के लिए। मैं पूछती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी हैं? 3 मंजिल के मकान में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आज स्थिति को सुधारने के लिए 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर बेटों की वोहें तन गई। उनका छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, माँ, कुछ सोच समझ कर तो बोला कीजिए, 3 हिस्सों का क्या मतलब है?
रीमा जी बोली, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे एक मंजिल अलग चाहिए, एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। मुझे भी अलग से रसोई घर चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी और खाना बनाने वाली बाई रखूंगी। अब मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगी। एक तारीख हो जाए तो तुमसे मुझे अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता। लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। रीमा जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने अपने पति पर चिल्लाने लगी। इस मकान के हिस्से हरगिज नहीं होंगे। हम में से सिर्फ 2 कमरों के मकान में गुजारा नहीं होगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोलते, रीमा जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांगा। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना इंतजाम कहीं और देख सकते हो। हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे खुद से उठाऊंगी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। रीमा जी की बात सुनकर दोनों बेटे और बहू अपना सा मुंह लेकर खड़े रह गए थे। सब दंग थे। उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास आया कैसे? परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही किसी जवाब की उम्मीद। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।